हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो, दिस वीडियो इज़ द थर्ड वीडियो फॉर द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेकेंड पार्ट फॉर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स जो हम कर रहे हैं, राइट। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ वॉच द वीडियो till the end so that by the end of the video your concepts are clear। आपके concepts बिल्कुल crystal clear हो। concepts clear, confident biology। concepts not clear, rectify। okay, lot of clogging on the brain, और कुछ नहीं। पढ़ना है तो smartly and structured way से समझ के पढ़ना पड़ेगा, याद से सब कुछ नहीं होता। okay? तो don't forget to like the video and subscribe to my channel and let's begin with the chapter, okay? तो फर्स्ट ऑर्गेनेल आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम जो देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्गेनेल, पीछे डायग्राम देख के ही आपको पता चल गया होगा, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो देयर आर टू सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is present in animal cells as well as plant cells, fungal cells as well as protists, okay? इसे power house of the cell बोला जाता है, you all know it, right? तो अगर हम एक सेल को एक फैक्ट्री मान ले तो ये है जनरेटर, ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी देते रहता है, या ट्रांसफार्मर कह दीजिए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उस फैक्ट्री में। ये नहीं रहेगा तो एनर्जी बंद, राइट। सो लेट अस बिगिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1880, बट ही डिड नॉट कॉइन द टर्म। द टर्म वाज कॉइन्ड लेटर ऑन बाय बेंडा, ओके। नाउ लेट अस गो थ्रू सम ऑफ द फैक्ट्स और सम ऑफ द डेटा दैट इज गिवन इन योर सिलेबस। सो फर्स्ट थिंग इज कि विजिबिलिटी जो है, they are not easily visible under the microscope unless specifically stained, okay? और इनका जो नंबर है वो कांस्टेंट नहीं है for all the cells and their number depends on the physiological state of the या physiological activity of the cell। जहाँ पे काम ज़्यादा, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा, राइट। शेप, it is typically sausage shaped or cylindrical। डायमीटर इसका 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर मान सकते हैं, एंड द लेंथ वेरीज फ्रॉम 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, और इनका शेप और साइज इज वेरिएबल। सो नाउ लेट अस लुक इनटू दिस डायग्राम। अब इस पावर हाउस को हम करीब से देखते हैं। तो ये पावर हाउस जो है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड है, डबल मेम्ब्रेन है, ये सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन और ये जो अंदर का है, और फिर ये दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। लेकिन ये दो मेम्ब्रेन के बीच थोड़ा सा जगह है, राइट। उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। पेरी मतलब पेरिफेरल एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पेरिफेरी में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज ऑल्सो फ्लूइड फील्ड, ओके। तो बाहर से अंदर की ओर अगर आए, सो द फ्लो इज आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। नाउ ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स होते हैं, तो जो भी एक्सचेंज होगा वो तो थ्रू दोस चैनल प्रोटीन्स ही होता है। ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन इज वेरी रिच इन फॉस्फोलिपिड, ओके, डबल फॉस्फोलिपिड होता है यहाँ। And this is also इसका permeability, it is permeable to some of the metabolites but not all। इसका selection या इसका strictness ज़्यादा है, so outer membrane is more permeable, clear। और बीच में ये intermembrane space which is fluid filled। now this inner membrane, ये continuous नहीं है। outer membrane जैसे हम देख रहे हैं continuous, the inner membrane forms folds inside the lumen, और उस इनफोल्डिंग को क्या बोला जाता है? क्रिस्टा। क्रिस्टा इज सिंगल, क्रिस्टे ए ई हो जाए तो वो प्लूरल है,
ओके, और ये जो बीच में ये ग्रीन कलर्ड है दैट इज द मैट्रिक्स. सो दैट इज सेमी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो इस मैट्रिक्स में क्या क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया अगर पावर हाउस है तो यहाँ पे पावर जनरेट कैसे होगा, एटीपी सिंथेसिस से, राइट. तो यहाँ पे उसके एटीपी सिंथेसिस करने के लिए जो जो एंजाइम्स चाहिए वो तो है ही, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स भी है, आरएनए है, डीएनए है एंड राइबोसोम है. दिस डीएनए इज व्हाट मेक्स दिस ऑर्गेनेली सेमी ऑटोनोमस. सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या, ये अपना थोड़ा सा हाफ द लेवल ऑफ अपने मर्जी का मालिक, नॉट पूरा पूरी. ओके, तो ये जो क्रिस्टा है, अब हम इस क्रिस्टा का एक डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके, सो ये इनफोल्डिंग्स क्या है, ये क्रिस्टा है. अब इनफोल्डिंग्स जब होता है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया. ना सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों करेगा, ये कुछ तो इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा. लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ खाली एक क्रिस्टा. ओके, तो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये एक्सटेंशन है, ये जो क्रिस्टा दिख रहा है. अब इस मेम्ब्रेन में देयर आर दिस स्मॉल पार्टिकल्स जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल बोला जाता है. ओके, एंड दीज आर द साइट्स फॉर एटीपी सिंथेसिस. एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, उसका स्ट्रक्चर अभी हम देखने वाले हैं. सो इनर मेम्ब्रेन इज रिच विथ व्हाट, इट इज रिच विथ एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच act as ATPase enzyme, ATPase, ATPase enzyme. ओके, और ये ATPase enzyme जो होता है इसका स्ट्रक्चर मोर और लेस और फंक्शनिंग हर जगह एक ही जैसा होता है. सो लेट अस लुक इनटू दिस एलिमेंट्री पार्टिकल इन डिटेल्स. इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स. नीचे वाला F0 और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है. सो यू कैन इमेजिन कि ये ऐसा ऐसा. ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये क्रिस्टा का, ये एक F1 पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल. सो दिस इज द F0 एंड दिस इज द F1 पार्ट. ये हेड है, ये बेस है, और बीच को जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज द स्टॉक. और यही दिस फंक्शंस एज द एटीपेज एंजाइम. क्लियर है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन को पास कराता है, दिस अंडरगोज अ कन्फर्मेशनल चेंज एंड दैट इज व्हेन एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. इसके फंक्शनिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इन सम अदर चैप्टर, बट बी वेरी कंफर्टेबल विद द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस. ओके, नाउ यहाँ पे राइबोसोम, डीएनए, आरएनए क्यों रहता है? वाई डू यू थिंक माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू बी सेमी ऑटोनोमस? थिंक. सी, इसको हमेशा पावर जनरेट करना है. पावर जनरेट करने के लिए क्या, एंजाइम्स भी इसको बनाने हैं, प्रोटीन्स भी इसको हमेशा बनाने हैं. तो एवरी टाइम इफ इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस कि वहाँ से राइबोसोम बन के आए, आरएनए बन के आए, फिर मैं काम करूँगा. तो उसी सप्लाई चेन के भरोसे अगर बैठा रहा और बीच पे रास्ते में फ्लड आ गया तब तो हो चुका. पावर जनरेटर तो वैसे ही ठप पड़ा रहेगा, राइट. तो ये इसीलिए अपना बैकअप रखता है. डीएनए, दिस इज नॉट अ जीनोम वाला डीएनए. यहाँ जो डीएनए का सेगमेंट है दैट इज जस्ट सिंगल सर्कुलर डीएनए, और वो खाली उतना ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक आरएनए एंड द प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म. क्लियर है. और इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ये चाहिए, इसलिए हमेशा अपना बैकअप अपने साथ रखता है. वेरी स्मार्ट ऑर्गेनेली. जनरेटर में हमेशा एक्स्ट्रा फ्यूल आसपास ही रखो. ये नहीं कि पावर चला जाए, जनरेटर चला और पता चले कि फ्यूल कम है, फिर किसी को भेजो पेट्रोल पंप, चलो भाई तेल ले आओ, तब तक तो फिर से बत्ती गुल हो जाएगी, राइट. दैट इज वाई इट हैज़ द डीएनए जहाँ से आरएनए बनता है, एंड आरएनए एंड राइबोसोम आर ऑलवेज इन दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंजाइम्स. एक तो एंजाइम एटीपेज हो गया, एटीपी सिंथेसिस होता है. दूसरा मैट्रिक्स में क्या,
मैट्रिक्स में TCA या द क्रेब्स साइकिल होता है, राइट, एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पे TCA या द क्रेब्स साइकिल होता है, उसके लिए भी हर तरह के एंजाइम्स चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो यहीं पे हो रहा है। फिर क्या, फिर मैट्रिक्स, इट प्रोवाइड्स मेनी इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड। वो इंटरमीडिएट्स भी यहाँ सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स भी यहाँ बनता है। क्लियर है? तो इसकी जिम्मेदारियाँ बहुत है। एंड दीज द लास्ट फ्यू लाइन्स डिफाइन द function of mitochondria, and this also explains why it has to be semi-autonomous. Clear है? अगर पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, if you are able to connect all the structure of mitochondria and look behind the logic कि कौन सा वाला structure क्यों है, why is it existing, क्यों ज़्यादा है, क्या है, then please let me know in the comment box, and एक like तो इसी बात पे बनता है ना। जो फंक्शंस हैं मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ओके, तो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया, दोज थिंग्स आर रिटन हियर। साइट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, साइट फॉर क्रेब्स साइकिल, साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। इट प्रोवाइड्स मेनी इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल्स लाइक क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम है, पायरिमिडीन्स है, कैरोटेनॉइड्स है। ओके, एंड इट इज साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी एमिनो एसिड्स ऑल्सो। नाउ last but very important point is mitochondria divide by fission. क्यों लगता है, why do you think mitochondria needs fission to divide? See, हमने beginning of this mitochondria क्या देखा था कि the number of mitochondria it varies from cell to cell, and that variation in number is dependent on the physiological activity of the cell, right? तो जहाँ पे या जिस इंडिविजुअल पे या जिस रीजन पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इट हैज़ टू बी सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी सारे से बन जाने हैं। एवरी टाइम इफ इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस कि कब को सेल डिवीजन होगा, हम डुप्लीकेट करेंगे, पहले हम डिसअसेंबल हो जाएंगे, पहले हम डिसअसेंबल हो जाएंगे, फिर रीफॉर्म होंगे। ओके, तब तो हो चुका, तब तो हर सेल को हमेशा डिवाइडिंग फॉर्म में ही रहना चाहिए टू गिव मोर एनर्जी, पर ऐसा नहीं होता। सेल ही रहता है, इट इज़ इन अ नॉन डिवाइडिंग स्टेट। पर माइटोकॉन्ड्रिया बाय फिशन इट इज़ प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ताकि बहुत सारा एनर्जी बना सके। दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज एम्पावर्ड, ओके, टू डिवाइड बाय फिशन। समझ में आया सब कुछ? अब क्या बिल्कुल ब्लाइंडली रेक्टिफाई करना पड़ेगा या दिमाग में बैठा रहेगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या, बावर्ची खाना, राइट, जो खाना बना रहा हो। लेकिन ये खाली प्लांट्स पे ही पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं। हमें अपना खाना बाहर ढूंढना पड़ता है। सो व्हाट आर प्लास्टिड्स, देखते हैं। प्लास्टिड टर्म किसने कॉइन किया था? इट वॉज कॉइन्ड बाय E. Haeckel, राइट? एंड व्हाट इज प्लास्टिड? It is a double membrane semi-autonomous organelle that has a single circular / linear DNA। मतलब DNA तो है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्कुलर होता है, कभी कभी वो लीनियर भी हो सकता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी तो वो प्लास्टिड है। RNA, एंजाइम्स, राइबोसोम 70S, स्टार्च ग्रेन्स, खाना बना रहा है तो कुछ कुछ खाना स्टोर भी करते रहता है, राइट? एंड स्टोरेज बॉडीज, कहीं कहीं पे इन सम प्लास्टिड्स यू विल सी कि स्टार्च ग्रेन एज ग्रैन्यूल्स स्टोर किया हुआ है, और कहीं कहीं पे इन्हीं स्टार्च ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए दे फॉर्म स्पेशल बॉडी। वन सच एग्जाम्पल फ्रॉम एल्गी चैप्टर याद है, इज पायरेनॉइड। पायरेनॉइड के अंदर स्टार्च और वो क्लोरोफाइसी में देखा जाता है। तो रिवीजन भी हो गया। नाउ वेयर आर दे फाउंड इन प्लांट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। शेप इनका हाईली वेरिएबल है। कप शेपेड इन क्लेमाइडोमोनास। सो इफ यू रिमेंबर द डायग्राम ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ऐसा था, दो छोटे छोटे फ्लैजेले,
फ्लैजेला यहाँ पे न्यूक्लियस और पूरे में एक बड़ा सा यूं कप शेप्ड एक ही प्लास्टिड था। ओके, एंड दिस क्लेमाइडोमोनास को लेके क्या क्या फैक्ट्स याद है अभी तक? किसको किसको क्या क्या याद है? ये एक ग्रीन एल्गी है, इसे एल्गी में या प्लांट किंगडम में अकॉर्डिंग टू लिनियस इट इज अंडर प्लांट्स। ये अकॉर्डिंग टू सम इट इज अंडर क्लोरोफाइसी एल्गी इन अंडर प्लांट्स, बट RH वेटेकर बिकॉज ये यूनिसेल्यूलर है, फ्लैजेलेट है, मोटाइल है, तो इसे हटा के प्रोटिस्टा में रख दिया था। ओके, सो क्लेमाइडोमोनास इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेनी पॉइंट ऑफ व्यू। इसका प्लेसमेंट इन द क्लासिफिकेशन फॉर इनका शेप, इनका क्लोरोफिल, सॉरी इनका प्लास्टिड, फिर डिस्क शेप्ड हो सकता है, रिबन लाइक हो सकते हैं, वो भी स्पाइरोगायरा। इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, याद है ये ग्रीन 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 वाला, दैट वाज रिबन शेप्ड इन दैट वाज रिबन शेप्ड प्लास्टिड इन स्पाइरोगायरा। फिर ओवल हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है। नंबर, इनका नंबर भी इज हाईली वेरिएबल, हाईली वेरिएबल, जैसे एक इन क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे एक ही बड़ा सा कप शेप होता है, to 20 to 40 इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ओके, और फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस, बावर्ची ऑफ प्लांट्स। नाउ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट्स दे कंटेन, वो भी देखते हैं। ओके, लेट अस लुक एट दिस टेबल where we can see the types of plastids based on their pigmentation. सबसे पहला है क्या? Chloroplast. Chloroplast, what are the pigments it contain? Chlorophyll and carotenoids. We get to see it in mesophyll cells. फिर Chromoplast, इसमें no chlorophyll, only carotenoids. Yellow and red colored fruits में ये देखने को मिलता है। Third type is Leucoplast. No pigmentation. Where do we get to see? Non-photosynthetic roots and stem cells, मतलब जहाँ photosynthesis नहीं होता। Now this leucoplast तो स्टोर क्या करता है? अगर पिगमेंट ना स्टोर करे तो it stores various food. Based on that, it is further classified into 3 types. So let's see. Amyloplast, which stores starch, it is seen in potato and rice. Elaioplast stores fat. ट्यूबरोज के बल्ब्स में ऐसा होता है, देखने को मिलता है हमें। एंड एल्यूरोप्लास्ट विच स्टोर्स प्रोटीन, द एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज एंड एंडोस्पर्म्स ऑफ कैस्टर। तो अब प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, outer membrane, intermembrane space between the two membranes and inner membrane space, इन तीनों को मिला के you can call it the envelope, right? Now outer membrane is more permeable than inner membrane, but inner membrane is richer in protein content than outer membrane. तो permeability अगर बात करें तो outer more than inner, और proteins in the membranous structure, तब inner more than outer. ओके, और बीच में ये fluid filled space है। फिर आते हैं अंदर, the inside this lumen, ये जो cavity है that is called stroma and it is a semi fluid colloidal structure that is very rich in enzymes and further ये सारे के सारे सब ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होते हैं। सो लेट्स सी, ये स्ट्रोमा हो गया, दिस इज द मैट्रिक्स, इसके अंदर दीज आर द फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, द एक्चुअल फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ये क्या है? ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पतले कॉइन जैसा। मेरे पास अगर कॉइन होता, एनीवेज, और इस एक कॉइन को थाइलाकॉइड बोला जाता है। ओके, तो थाइलाकॉइड कहीं कहीं एक सिंगल हो सकता है या इट कैन बी स्टैक्ड वन ऑन द टॉप ऑफ अदर, जैसे कॉइन्स को हम स्टैक करके रखते हैं ना, सच अ स्टैक इज कॉल्ड ग्रेना। और यहाँ पे पर ग्रेना द नंबर ऑफ थाइलाकॉइड कैन बी हाईली वेरिएबल।
2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं इन 1 ग्रेना। ओके, इन बंडल शीथ सेल्स ग्रेना हमें देखने को नहीं मिलता, वहाँ खाली सिंगल थाइलाकॉइड्स देखने को मिलता है और वहाँ उसे ए ग्रेनर थाइलाकॉइड बोला जाता है। फिर डू यू सी दिस स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स और दीज ग्रेना, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय थिन लैमेला लाइक स्ट्रक्चर, इसे स्ट्रोमा लैमेला बोला जाता है। ओके, लेकिन अगर एग्जाम्पल पूछूं मैं, या ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा सेल जिसमें कि राइबोसोम नहीं होता, वो है ह्यूमन RBC। ओके, और इसके अलावा सेमी ऑटोनोमस है तो एक सर्कुलर या लीनियर DNA होना ही है, राइबोसोम भी होना है और RNA भी होना है, एंड मेनी अदर एंजाइम्स इन द मैट्रिक्स। नाउ लेट अस लुक इनटू 1 थाइलाकॉइड। ये वही वाला स्ट्रक्चर, यहाँ लिपिड 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 लिपिड। ओके, और अंदर एक कैविटी होता है, दिस कैविटी इज कॉल्ड द ल्यूमेन, और इसके मेम्ब्रेन में ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं विच आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। समझ में आ रहा है? एंड द एटीपेस एंजाइम। तो व्हाट डज अ सिंगल थाइलाकॉइड कंटेन, या उसका स्ट्रक्चर क्या है? यूजिंग अ कैविटी एंड विद इन द मेम्ब्रेन द वेरियस photosynthetic pigments are associated. Photosynthetic pigments are the proteinaceous structure, other proteins and ATPase molecule. Now इसका अगर हम एक ग्रेना का कंप्लीट देखते हैं तो क्या है? ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है। ये जो ऊपर का साइड वाला फ्री साइड है दैट इज कॉल्ड नॉन एप्रेस्ड साइड, और ये जो बीच में दब गया दैट इज द एप्रेस्ड साइड। ओके, क्लियर है? फोटोसिंथेसिस और एटीपी सिंथेसिस यहीं पे होता है, आई मीन लाइट ट्रैपिंग। ओके, सारे के सारे पिगमेंट्स यहीं पे हैं। सो इज दैट क्लियर? फोटोसिंथेसिस सॉरी प्लास्टिड्स क्लियर हो गया। अब प्लास्टिड्स के साथ बोथ द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स आर डन। इसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम, एंड दैट इज ओके, यहाँ पे राइबोसोम लिखा है ना मैंने। सी, अगर मैं नहीं भी लिखती हूँ बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी ऑर्गेनेली के अंदर राइबोसोम है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 70 years। ओके, तो अब हम राइबोसोम को ही पढ़ने वाले हैं। एंड राइबोसोम क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेनलेस, और यू कैन से इट्स अ मेम्ब्रेनलेस यूनिवर्सल ऑर्गेनेली। यूनिवर्सल बोले तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं। सो नाउ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। तो हु ऑब्जर्व्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पलाडे इन द ईयर 1953। What is its composition? It is made up of RNA and proteins. Okay, or then comes structure. Now structurally it is composed of 2 subunits. कहीं पे भी अगर आप डायग्राम देखेंगे, so one large subunit which is dome shaped, और कुछ हद तक ऐसा there is a cleft, like हमारा ये अंगूठा जैसा है, बिल्कुल राइबोसोम का ऊपर वाला सब यूनिट ऐसा होता है, और नीचे there is a fitting small unit. 2 subunits. One large unit dome shaped has a tunnel for pushing polypeptide chain out. Now राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम के 2 यूनिट्स कभी भी एक साथ इकट्ठे ऐसे नहीं रहते, वो अलग अलग रहते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस करने की बारी आती है, दिस इज द mRNA विच इज कमिंग विथ ऑल द कोड्स फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस। वो आता है, द स्मॉलर सब यूनिट जाके लगता है, ऊपर से द लार्जर यूनिट कम्स एंड यू उसको पकड़ के रखता है। ओके, सो इमेजिन दिस टू बी अ ट्रेन, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। तो 1 लार्ज सब यूनिट हो गया, 1 स्मॉल सब यूनिट विच हैज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर अटैचमेंट ऑफ द mRNA। तो ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये ट्रेन। ओके,
और इस ट्रेन में जैसे अलग अलग बॉगीज़ होते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग कोड्स हैं, GAC, CCU, CAC, 3 करके, दोज कोड्स आर कोड्स फॉर अमाइनो एसिड्स। जैसे ही ये प्लेटफॉर्म पे आके लग जाता है, ऊपर से द लार्जर सब यूनिट कम्स एंड होल्ड्स इट। ओके, नो ये प्लेटफॉर्म हो गया। अब इस प्लेटफॉर्म के भी 4 साइड्स हैं। जैसे हम प्लेटफॉर्म में जाते तो कहते हैं ना कि द फर्स्ट AC यहाँ पे होगा, सेकंड AC यहाँ पे, अनरिजर्व वहाँ मार्क किया हुआ होता है, राइट। सेम विथ दिस। तो 4 बाइंडिंग साइट्स क्या क्या है? फर्स्ट इज द mRNA बाइंडिंग साइट, ये मैसेंजर RNA जो आ रहा है वो आके बाइंड कर लिया। सेकंड A साइट, अब मैसेंजर RNA आके बाइंड तो कर लिया। tRNA, ये बाद में आप जब इन क्लास 12 प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब यू विल गेट टू नो इन डिटेल्स। tRNA ब्रिंग्स ऑल द अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट tRNA आके जहाँ लगता है दैट इज कॉल्ड द A साइट। ओके, फिर फर्स्ट अमीनो एसिड के बाद वो अमीनो एसिड आके जुड़ते रहता है, राइट। सो दैट इज द सेकेंड साइट विच इज थर्ड साइट विच इज द P साइट। अब जैसे P साइट में के बाद क्या होता है, वो एलोंगेट होते जाता है एंड देन फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से बाहर निकल जाता है। ओके, ये रहा, यहाँ से यूँ निकल जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो वो जो निकलता है उसके लिए अ टनल लाइक पैसेज इज गिवन आउट बाय द लार्जर सब यूनिट। ओके, यहाँ पे क्लेफ्ट जैसा होता है, दीज आर द 2 सब यूनिट्स। और ये जो सब यूनिट है इस पे कहीं पे भी मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज कंप्लीटली अ मेम्ब्रेनलेस यूनिट फॉर बोथ ऑफ देम। नाउ इनके टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। नाउ व्हाट इज दिस S? S is the sedimentation coefficient when it is moved in a centrifuge, and it is actually first Fedbergs who is the scientist who discovered it. Okay, और इससे 2 यूनिट्स के मेजरमेंट के बारे में पता चलता है, बट दीज आर नॉट एडिटिव। ऐसा नहीं कि 50 + 30 80 हो जाएगा। ये खाली इनके पास जो S है इट इज़ ओनली इंडिकेटिव ऑफ कि इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। नाउ 70S राइबोसोम ये कहाँ देखने को मिलता है? प्रोकैरियोट्स में एंड सेल ऑर्गेनेल्स में। अगर मैं यूकैरियोट्स ना भी लिखूं ब्रैकेट में, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सेल ऑर्गेनेल्स मतलब यूकैरियोटिक सेल की ही बातें हो रही है, बिकॉज सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं अदर देन राइबोसोम, और वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। ओके, सो यहाँ पे द लार्जर यूनिट इज 50S एंड द स्मॉलर यूनिट इज 30S। नाउ कम टू द अदर साइड 80S। यहाँ पे द लार्जर यूनिट इज 80S एंड स्मॉलर यूनिट इज 40S। ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू दे अकर, मतलब ये रहते कैसे हैं, अकेले या इन ग्रुप? ये दोनों ही फॉर्म में रहते हैं। अकरेंस मोनोसोम यानी ये अकेले अकेले होता है, सिंगल सिंगल होता है, या पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। दिस इज 1 mRNA, यहाँ पे एक राइबोसोम, यहाँ पे एक राइबोसोम, यहाँ पे एक राइबोसोम, यहाँ पे एक राइबोसोम, पूरा एक झुंड में एक ही mRNA को पकड़ के रखता है। पॉलीराइबोसोम उन सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ताकि एक ही mRNA पे सारे के सारे राइबोसोम्स टूट पड़ते हैं। तो यहाँ से तो यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बना, यहाँ से मैं बनाता हूँ, यहाँ से मैं बनाता हूँ, यहाँ से मैं बनाता हूँ, पूरी फैमिली एक साथ लग जाती है। ओके, फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज फॉर ऑल द सेल्स। ओके, नाउ राइबोसोम्स बनते कहाँ हैं? राइबोसोम्स बनते न्यूक्लियोलस में हैं, बट दे आर नॉट कि एक साथ बन के इकट्ठा उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। उनके अलग अलग सब यूनिट्स अलग अलग बनते हैं। ओके, फिर उन्हें न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया जाता है। सो विद दिस राइबोसोम भी हो गया। न्यूक्लियोलस जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में फिर से आई टेल यू इन डिटेल्स। इसके बाद है साइटोस्केलेटन। नाउ व्हाट इज साइटोस्केलेटन? तो दिस इज अ सेल। इमेजिन जैसे अंगूर है। ओके, अब अंगूर में कोई हार्ड कवरिंग या अंदर से कोई ऐसा डंठल, अ स्टिक या एक रॉड ऐसा नहीं होता विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप, राइट?
फिर भी इट सर्वाइव्स, इट मेंटेन्स दैट शेप. वो इट इज़ बीइंग प्लक्ड फ्रॉम द ऑर्चार्ड्स, इट इज़ बीइंग सेंट टू द मार्केट, आपके टेबल तक आता है. वो कुछ ना कुछ अप टू सम एक्सटेंट कुछ ना कुछ फोर्सेस वो विथस्टैंड कर लेता है एंड इट मेंटेन्स इट्स शेप. तो वही अंगूर के जगह आप एक सेल को इमेजिन कीजिए. सो फार वी हैव रेड मेनी सेल्स, जैसे पॉलीगोन. सो फार वी हैव रेड मेनी सेल, सो फार वी हैव रेड मेनी सेल्स जो पॉलीगोनल इन आउटलाइन है, ओवल इन आउटलाइन है. दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो कुछ तो उनके अंदर ऐसा होगा विच हेल्प्स देम इन रिटेन देयर शेप, अंदर से भी उनको सपोर्ट दे रहा होगा, राइट. तो वहीं पे क्या आते हैं, वेरियस प्रोटीन्स कम इनटू प्ले एंड दे आर अरेंज्ड इन फाइनेस्ट ऑफ द फिब्रिल्स. फिब्रिल्स मतलब क्या, फाइबर से भी छोटा, फाइबर से भी पतला. ओके, एंड दीज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑफ 3 कैटेगरीज. Microtubules, microfilament, intermediate filament. They all are proteinaceous in nature. Collectively called cytoskeleton. अब यही अंदर से यूं बिछा 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 हुआ सा होता है फाइबर्स जैसा, तो वो helps the cell to maintain its shape, provides mechanical support to it. Okay? तो cytoskeleton कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनेली नहीं है. It is the name given to all these structures. Thin filament, thinnest मतलब पतला, फाइबर से भी छोटा, पतला, फाइब्रिल्स. ओके, और ये सारे के सारे प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं. क्लियर है. डिफरेंट प्रोटीन्स कम एंड दे फॉर्म डिफरेंट फाइबर्स, ले डाउन विद इन द साइटोप्लाज्म सो दैट साइटोप्लाज्म सही रहे. क्लियर है. नाउ लेट अस लुक इनटू 2 स्ट्रक्चर्स, सिलिया एंड फ्लैजेला. सो सिलिया एंड फ्लैजेला का एक बहुत बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं. प्लीज लुक एट द वर्ड्स वेरी केयरफुली. Cilia and flagella, fine extensions from the cell covered by plasma membrane that is capable of producing current in the fluid medium for locomotion. And दूसरा इनका काम है passage of substances. Passage of substances मतलब ciliary action से झाड़ू लगाना. Okay? तो why am I saying from and why am I insisting on this? सबसे पहले देखते हैं extensions from cell. तो extensions इससे पहले सेल, हमने कोई cellular extension इससे पहले अब तक पढ़ा है क्या? Anything from plant की morphology of plant या anatomy of plant में? Root hair was also an extension of the epidermal cell, right? It was an extension of the epidermal cell. यहाँ पे extension from क्यों बोल रही हूँ? सबसे पहले देख लो क्या होता है कि ये एक epidermal cell है, ये इसका cytoplasm है. It is just that this membrane it extends और यही जो cytoplasm है this continues. Clear? Now this is an extension from the cell covered by the plasma membrane. इसका क्या मतलब है? ये extension है, this is the core. ये plasma membrane है, this is the plasma membrane. मैं इधर ये structure भी draw कर दे रही हूँ so that you can understand. This is the basal body of a flagella. Okay? हम ये external structure of flagella देख रहे हैं. तो ये एक basal body होता है और वो plasma membrane के अंदर घुसा हुआ होता है. And these are the rootlets. Which means what? ये खाली एक plain plasma membrane आ गया और एक cytoplasm भी goes and takes that space. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो ऑफ होता. फ्रॉम क्यों है? बिकॉज अ सिलिया और अ फ्लैजेला हैज अ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन एंड इट इज एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाइलिपिड लेयर को यहाँ से
हटा दीजिए, बीच में ये घुसा हुआ है खाली, एंड देयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली एक्सटेंड्स। इसका अंदर का स्ट्रक्चर इसका अपना प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। Am I being able to explain you the difference between extension यहाँ और epidermal या root hair cell का extensions में? See, that is not a part of what is written in your book here. But for you to understand the differences between extensions क्या है, कहाँ पे क्या है difference, it is very necessary and that is why I'm explaining. Okay? अब हम इनके external structure पे आते हैं। पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। सो एक्सटर्नली सीलिया हो या फ्लैजेला हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिल्कुल इम्प्रेग्नेटेड होता है एंड उसके लिए एक बेसल बॉडी होता है। हम अगर कहीं चबूतरे पे कोई मूर्ति देखे या कुछ, तो एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ होता है, राइट? सो दैट इज लाइक द बेसल बॉडी। और उस बेसल बॉडी को फर्दर इंश्योर करने के लिए कुछ कुछ प्रोटीनेशियस एक्सटेंशंस इसके होते हैं, जिसे रूटलेट्स कहा जाता है। तो ये बेसल बॉडी से लेके यहाँ तक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और ये दिस इज द साइटोप्लाज्मिक पार्ट। ओके, तो ये क्या हो गया, ये सिलिया या फ्लैजेला को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिल्कुल एंकर कर दिया है। क्लियर? बेसल बॉडी के ऊपर से जो ये जा रहा है दैट इज द शैफ्ट। ओके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवरिंग द शैफ्ट। यही शैफ्ट इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स। ओके, अगर ये लंबा सा है तो इट इज फ्लैजेला, शॉर्ट है तो सीलिया। फ्लैजेला अगर है तो फ्लैजेला इज ऑलवेज लेसर और फ्यूअर इन नंबर 1 to 4 एंड इट ऑलवेज हेल्प्स इन लोकोमोशन। क्लियर? फ्लैजेला के पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस में रोल नहीं है। Cilia helps in locomotion, say for example पैरामीशियम में, एंड सीलिया झाड़ू देने के काम भी आता है। कहाँ? जैसे हमारे एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, नाउ फंक्शंस एंड रोल्स और कहाँ क्या करते हैं उसमें पे हम बाद में जाएंगे। दिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियर? रूटलेट, बेसल बॉडी एंड शैफ्ट। Now we will look into the transverse section या internal section of a flagella. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखने से पहले, do you see these lines? These lines are nothing but protein fibers and they form the core. ये जो है it forms the core and is called what? Axoneme. Okay, और ऊपर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवर। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पी मेम्ब्रेन विच इज द कवर, और ये दोनों को मिला के शैफ्ट। क्लियर है? अब एक ट्रांसफर सेक्शन में ये फिलामेंट्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं। लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर या एक्सोनम। ना एक क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? या फिर यू कैन से द शीथ, द आउटर शीथ और कवर। नाउ इसको स्ट्रेंथ देने के लिए हाउ आर द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड और हाउ द थिन फिलामेंट ऑफ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड। Peripherally there are 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 filaments, 9 microtubule filaments, और एक एक जो है यहाँ पे they are actually doublets, जोड़ी जोड़ी। Do you see one is blue, another is red, right? So let me come to this side. So these are 9 doublets of microtubules at periphery. ये हो गए इसके 9 एंड दिस इज एग्जैक्टली एट द सेंटर। यहाँ पे भी एक माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पे भी एक माइक्रोट्यूब्यूल है, बट दे आर नॉट इन जोड़ी जोड़ी, सो सिंगल सिंगल है।
plus 2 microtubules at center. तो क्या हो गया 9 plus 2. So in total there are 9 plus 2 arrangement of microtubules. ये जो 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स है इट इज एक्चुअली डबलेट. एक ब्लू सर्कल है, एक रेड सर्कल है. नो दे कैन बी नेम्ड डिफरेंटली. ये इसको बी बोलते हैं एंड रेड को ए. क्लियर है? नाउ यही वाला हम यहाँ पे देख रहे थे. दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर इन द वर्टिकल सेक्शन. ओके, ये पेरिफेरल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है फ्रॉम बी टू ए. ये बी हो गया या ए, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड बी टू ए. एक का बी एक डबलेट का बी वाला रिंग टू ए रिंग ऑफ द सेकंड डबलेट. क्लियर? बाय इंटर डबलेट ब्रिजेस. क्लियर है? और ये जो बीच में दो है इट इज फर्दर सराउंडेड बाय अ सेंट्रल शीथ. तो ये पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे एक साइकिल के व्हील जैसा लग रहा है. नाउ डू यू सी ये ए वाला जो सर्कल है, ए वाला जो रिंग है ऑफ द डबलेट दैट इज कनेक्टेड विथ रेडियल स्पोक्स टू द सेंट्रल शीथ. डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं होता. दे आर ऑल कनेक्टेड टू द सेंट्रल शीथ. सो दैट इज हाउ दे आर maintaining the structure and providing the mechanical strength. Is the structure clear? झटपट फिर से बोल दो. outermost covering is the plasma membrane. फिर पेरीफेरी में 9 doublets है, मतलब 9 डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स है. those are nothing but the microtubules. लेकिन वो 9 में क्या है? they are further consisting of 2 छोटे छोटे rings. that is why 9 doublets. at the periphery और center में there are 2 microtubules. there are no doublet, बस दो डॉट्स है. तो 9 plus 2 अरेंजमेंट हो गया. और ये दिस रिंग्स कैन बी नेम्ड एज बी एंड ए. बी के साथ ए, बी के साथ ए, बी के साथ ए. दे आर पेरिफेरली कनेक्टेड बाय इंटर डबलेट ब्रिजेस. और दिस 2 microtubules at the center is further covered by a central sheath. और central sheath से a circle of the doublet is connected by radial spoke. क्लियर है? नाउ तो इस अगर यहाँ पे डबलेट्स इतने सारे से है तो टोटल कितने हो गए? 18. राइट? छोटे छोटे रिंग्स अगर पकड़ ले, माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर हम देख ले तो कितने? 18 हो गए. बीच के 2 इफ यू काउंट द नंबर्स. सो इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला क्लियर टू यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब हम इनके मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं. ना मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं. प्रोकैरियोट्स में ये फ्लैजेला है, इट मूव्स लाइक अ प्रोपेलर. ये रोटेशनल मूवमेंट दिखाता है. फ्लाइट के इंजन में वो जो फैन जैसा रहता है वह यूं घूमते रहता है ना. सो दैट इज हाउ ये भी ऐसे रोटेशनल मूवमेंट करता है. एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स अ करंट इन द फ्लूइड एंड द सेल मूव्स फॉरवर्ड. क्लियर है? वहीं पे यूकैरियोट्स में ये वेव जैसा ट्रांसमिट करता है. दिस इज द बेस ऑफ द फ्लैजेलम. वो वेव जैसा ऑसिलेशन फ्रॉम द बेस टू द टिप होता है एंड द सेल मूव्स फॉरवर्ड. ओके, द सेल मूव्स फॉरवर्ड. फिर आते हैं सिलिया में. इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं. इट्स लाइक अ विपलैश, जैसे चाबुक मार रहा है. दिस इज पावर स्ट्रोक एंड देन रिटर्न स्ट्रोक. चाबुक मार के जैसे उठाना वैसे ही रिटर्न स्ट्रोक. ओके, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम. और हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम है? इट इज़ फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन द फैलोपियन ट्यूब्स, इन रिनल ट्यूब्यूल्स. राइट? तो वहाँ पे ये क्या सफाई का काम करते हैं. तो सो दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट ऑफ द सीलिया helps in pushing the dust, ovum या other particles out of the tract. Okay, now let's see where do they occur.
फ्लैजेला फाउंड इन एल्गी द मोटाइल वंस, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, वोल्वॉक्स हो गया. ओके, ऑल्दो वोल्वॉक्स हैपन्स टू स्टे इन अ कॉलोनी, बट उसमें फ्लैजेला होता है. प्रोटिस्ट्स, गैमेट्स ऑफ थैलोफाइट्स. थैलोफाइट्स बोले तो क्या, द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. ओके, एंड दे नीड वाटर, तो वही फ्लैजेलर मूवमेंट से वाटर में स्विम करके जाते हैं. जूस्पोर्स, स्पर्मेटोजोआ, कोएनोसाइट्स ऑफ स्पंजेस. Cilia is found in ciliated protists, जैसे पैरामेशियम. फ्लेम cells of platyhelminthes, epithelium of respiratory tract, renal tubules, oviducts, trachea and bronchi in human. Okay. Now prokaryotic and eukaryotic flagella के structure में कुछ differences होता है, but the structural details of a eukaryotic flagella is a part of your syllabus. So हम prokaryotic flagella के structure में नहीं जाएंगे. And flagella is always fewer in number, cilia is always numerous in number. Flagella is always longer, cilia short. Okay, so these are the basic differences of cilia and flagella. And functionally cilia helps in झाड़ू, ये याद रखना. लोकोमोशन में दोनों ही काम आते हैं. Okay, so with this we are done with cilia and flagella. तो ये क्या है मेरे हाथों में, खूब सारे से मार्कर्स, राइट. सो आई एम गोइंग टू टीच यू सेंट्रियोल्स नाउ. तो सेंट्रियोल्स है क्या, सेल डिवीजन हो, अभी सीलिया में हो, कहीं पे भी हो, हम सेंट्रियोल्स सुनते हैं, राइट. एंड ऑल्सो द टर्म सेंट्रोसोम. क्या ये दोनों टर्म्स आपको आपस में कंफ्यूज करते हैं? डू यू एवर गेट कंफ्यूज कि सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रियोल क्या है? So let us begin with what is centriole. Centriole is a submicroscopic organelle, cylindrical in shape, without any membrane, and they lie perpendicular to each other. But what is it that they consist of? They consist of 9 fibrils of nine triplet fibrils, या 9 fibrils of where each fibril is a triplet. जैसे ये हो गया और ये हो गया. तो सेंट्रियोल्स क्या है, एक बंडल ऐसे आता है, दूसरा बंडल ऐसे. न यहाँ पे तो मेरे पास 4 है. इमेजिन दैट देयर आर 9 सच मार्कर्स. तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 9 फिब्रिल्स वेयर ईच फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट. अभी हमने सिलिया और फ्लैजेला में देखा था, दे वर डबलेट्स. यहाँ पे ट्रिपलेट्स है. एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर वर्टिकली, राइट. ये भी पैरेलल टू ईच अदर है, बट इनका ओरिएंटेशन कभी भी बिल्कुल 90 डिग्री यूं स्ट्रेट नहीं होता. ये हमेशा थोड़ा सा टिल्टेड रहते हैं. दैट इज़ वाई यू विल नेवर सी अ डायग्राम ऑफ सेंट्रियोल एज दिस. डायग्राम ऑफ सेंट्रियोल इज हमेशा ऐसा. ये इसको यूँ कर दो, 40 डिग्री बेंट होता है. 40 डिग्री बेंट के बाद भी ये आपस में, ये ट्यूब्यूल्स जो है पैरेलल रहते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट अ सेंट्रियोल इज. बेसिक, सबसे अंदर. अब वेयर इज माय मार्कर? ओह, मार्कर तो यहीं पे है, मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ. सेंट्रियोल्स खाली यही नहीं है. पहले हम इसका एक TS देख लें, फिर वी विल सी what else is there in a centriole. So let us first look into the TS या transverse section. एक का ले लेते हैं. तो समझते हैं सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन. ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, राइट. एंड ये ट्रिपलेट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो लेट्स नेम देम C B A. अब ये पेरिफेरल सारे वाले A is connected to C, A is connected to C, A is connected to C, and this connection is called linker. क्लियर है? आते हैं बीच में. क्या ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है? ये एक माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड
अ सेंट्रियोल, दिस इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जिसको कि हब बोला जाता है. द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज हब. इज देयर अ शीथ सराउंडिंग दिस? नो. तो फिर क्या है? अब ये ऐसा, ये यहाँ बीच में अगर कोई कनेक्शन ना रहे तब तो नहीं होगा ना. एक रिंग, लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक ये एक रिंग है और ये पेन है, कुछ तो कनेक्शन होना है, वरना अगर मैं इसे छोड़ दिए तो गिर जाएगा. सो वेयर आर द स्पोक्स? स्पोक्स अराइज फ्रॉम ए. यहाँ से ले लें, यहाँ से इस तरह से बना, साथ साथ बनाते जाइए. इफ़ यू मेक इट टुगेदर, और आपके सामने इसीलिए बना रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इवन बेटर. रेडीमेड डायग्राम में तो उससे अच्छा है कि वी गो थ्रू द ड्राइंग समटाइम्स, इवन दो माई ड्राइंग स्किल्स आर हॉरिबल, फिर भी समझ में बहुत जल्दी आ जाता है. सो ये क्या हो गए? दीज आर स्पोक्स. कनेक्शन फ्रॉम ए ऑफ द ट्रिपलेट टू हब. क्लियर है? ना जब हम बना रहे थे, डिड यू ऑब्जर्व दिस थिकनिंग्स? ये ए और हब के बीच में ये जो स्पोक है, यहाँ पे एक थिकनिंग है. दिस थिकनिंग इज कॉल्ड एक्स. ओके. और बीच में देयर इज अनदर थिकनिंग यहाँ यू, दैट इज कॉल्ड वाई. और एक्स वाई, ये वाई है, फिर एक्स वाई, ये भी आपस में कनेक्टेड है. ओके. क्लियर? नाउ ये तो हो गए सारे फिब्रिल्स के अरेंजमेंट. राइट आउटसाइड द सी you will find a dense protoplasmic plaque, घना सा प्रोटोप्लाज्म का प्लाक. या तो फिर यू कैन थिंक ऑफ इट एज जैसे आप सूप बना रहे हैं या कोई स्लरी बना रहे हैं तो उसमें जैसे लम्प्स हो जाते हैं ना, दोज आर नथिंग बट वही कॉर्न स्टार्च और पानी को जब मिलाते हैं, हीट इट इम्प्रॉपरली अगर मिक्स करें तो लम्प्स हो जाता है. वैसे ही यहाँ पे कुछ कुछ प्लाक्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड मैस्यूल या पेरी सेंट्रियोलर या पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट. पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट. ओके. ये कुछ नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ओनली विच हैज बिकम वेरी प्लाक लाइक थिक. इसका क्या काम है? इट स्टेज राइट इन सामने एंड इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्लियर है? जैसे कहते हैं ना कि ये क्लासेस में जब असेंबली में लाइन बना दिया जाता है तो हर लाइन के सामने कभी कभी एक कैप्टन को खड़ा कर दिया जाता है कि वॉच कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है कि नहीं. आर यू गेटिंग इट? तो इनका भी वो रोल है. सो सेंट्रियोल में अब तक हमने क्या देखा? व्हाट इज अ सेंट्रियोल? इसको मैं मिटा देती हूँ. सेंट्रियोल इज द 9 ट्यूब्यूल्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ट्रिपलेट्स. राइट? दीज आर पेरिफेरल. One central proteinaceous hub, 9 spokes, 9 linkers, and very important मैस्यूल या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट. पेरी मतलब क्या? पेरिफेरी ऑफ द सेंट्रियोल में ये सैटेलाइट है. सो दिस इज व्हाट अ सेंट्रियोल इज. सो फार सो गुड. वी गेट टू सी सेंट्रियोल्स इन एनिमल्स, इन लोअर फॉर्म ऑफ प्लांट्स, जहाँ पे भी कोई मोटाइल स्ट्रक्चर हो. ओके. अब इसी को मैं लेबलिंग को हटा देती हूँ. Now we all know कि सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल्स आर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर. तो आसपास तो कुछ मेम्ब्रेन है नहीं, बट इसी के पास जब ये साइटोप्लाज्म आ जाता है, ओके, एंड इट फॉर्म्स अ स्फेरिकल प्रोटेक्टिव रिंग. आप बोल सकते कि जिसमें कोई ऑर्गेनेलिज नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ऑर्गेनेली फ्री रहता है.
that is called centrosphere. Clear? So these all plus centrosphere is centrosome. Is the structure clear? तो what is centrosome मैं फिर से लिख देती हूँ. 9 fibrils plus maceules, which is centriole plus centrosphere is centrosome. इसीलिए centrosome is found in animal cells only, but centrioles, please keep this in mind. I hope I have been able to tell you the differences apart. Centrioles are found in lower forms of plants also, या जहाँ पे भी cilia या flagellated structure देखा जाता है, whether it is a plant, protist or animal. But centrosome is found only in animals. So far so good. Now let us look at some of the properties of centrioles. Centrioles क्या क्या centriole membraneless है, ये DNA-less भी है, लेकिन it is able to replicate itself. कब replicate करता है? In animals before the cell division, in S phase या G2 phase, right? और इनका जो replication होता है that is very always coordinated with the cell division. Clear है? They form the hub, the proteinaceous hub. अभी हमने जो flagella देखा था, basal body में ये centrioles रहते हैं. खाली centrioles रहते हैं तब you will not find this spherical centrosphere around, only the centrioles. Clear है? इससे पहले हमने क्या देखा था? DNA is able to divide by fission, but it has a DNA of its own. It is able to replicate, it is also able to divide, make copies of it, but it does not have a DNA. Okay, तो ये भी दोनों के बीच में comparison है and a uniqueness of centrioles. Now let me write down for you कि centrioles कहाँ कहाँ होते हैं and what are its functions. तो my dear students, जो अब तक मैंने बोला, जो समझाया functions and where are they found, I have just written it for you. Before I read it out, please let me request, I am requesting you all, please give me a like, please give a like for this video. Okay. Functions: form centrosome, basal body of cilia and flagella. They give out spindle fibers. Where are they found? In animal cells. Lower plants. What are the lower plants? Algae, bryophyte, pteridophytes. जहाँ पे flagellated या motile structure हो. Higher gymnosperms and angiosperms में नहीं होता. Why? Because वहाँ पे flagellated structures नहीं होते, तो centrioles की भी ज़रूरत नहीं होती. Now you may ask कि plant तो फिर cell division in plants. Cell division in plants takes place in a bit different way. वहाँ पे जो ये spindle fiber formation होता है वो थोड़ा अलग होता है from animal cells. Okay, that is the reason they are not found in angiosperms and higher gymnosperms. An interesting fact is that जो मैंने पहले कहा था capable of self replication, replicates in S या G2 phase या उन दोनों के बीचों बीच, वो थोड़ा ओवरले हो ही जाता है. लाइफ है बिल्कुल चप चप चप, इतना तो मॉड्यूलेटेड होता नहीं है. ओके, तो ये हो गया सेंट्रियल्स. इसके बाद है न्यूक्लियस, विच इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द सेल और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल. तो क्या है इस कंट्रोल रूम में? बिफोर वी गो टू द कंट्रोल रूम, लेट मी आस्क यू वन थिंग. कैन एन ऑफिस फंक्शन विदाउट अ कंट्रोल रूम? क्या can a cell function without a nucleus? If so, how? Yes या no? अगर no है तब तो it stops there, but if it is functioning without a nucleus, how is it functioning? And give me examples of that. Keep thinking, and by the end of this video I'll let you know. Okay, so let's begin with nucleus. तो ये जो हेड ऑफिस है या कंट्रोल रूम है, पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं बाहर से अंदर की ओर. ओके, अब कंट्रोल रूम है
तो सिक्योर्ड तो होना ही है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिक्योर्ड थिंग, राइट। कैसी है सिक्योरिटी, लेट्स सी। ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। और डू यू सी द स्पेस इन बिटवीन, ये एक पेरिन्यूक्लियर स्पेस है, फ्लूइड फिल्ड, ओके, सेमी फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड तो होता नहीं है, पर क्या है ना, कभी कभी बाय स्लिप ऑफ टंग या वी आर सो यूज्ड टू सेइंग फ्लूइड 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 कि फ्लूइड ही निकल जाता है। इन तीनों को मिला के क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। नो, पूरे सरफेसेस में ये ब्लैक डॉट्स क्या है, दीज आर द राइबोसोम्स, राइट। और ये नो पॉइंट फॉर गेसिंग, ER, ये सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस जो है, दिस इज वेरी वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप। पर बिल्कुल सही अगर क्लोज्ड हो तो एक्सचेंज होगा कैसे। अब कंट्रोल रूम में जो बैठा हुआ है, इफ़ ही कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट कंट्रोल रूम, तो वो अंदर ही मर जाएगा, राइट। सो देयर हैज़ टू बी एंट्री एज वेल एज एग्जिट, उसके लिए है। सो दिस एनवेलप इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इंटरप्टेड बाई पोर्स, दिस एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, राइट। इसके अंदर अभी आते हैं, डू यू सी दिस डॉट लाइक थिंग्स, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड होता है, कोलॉइडल इन नेचर, इट कंटेन्स प्रोटीन्स, deoxyribonucleotides, the chromatid nucleolus, okay. So this is the nucleoplasm. अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, ये हमारा जीनोम है। एंड इन दिस स्टेट ये फैला हुआ है, द सेल इज नॉट डिवाइडिंग। तो जैसे होता है ना कि आपको अगर अकेला छोड़ दिया, आपके कमरे में सारे के सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, मम्मी जब आके डांट लगाती है, दैट इज व्हेन यू अरेंज्ड इट, राइट। तो वही फैला हुआ कपड़ा क्या है, इट दीज आर कॉल्ड क्रोमैटिन। अब सारे के सारे क्रोमैटिन को एक साथ मिला के जो होता है, दैट इज कॉल्ड द जीनोम। तो न्यूक्लियस कंटेन्स द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल या जीनोम ऑफ द सेल। अब इसी थ्रेड पे देखिए, डू यू सी दिस बिड्स, दिस बिड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और ये थ्रेड जो है, ये कहीं पे लाइट स्टेन लेता है और कहीं पे डार्क। जहाँ पे लाइट स्टेन लेता है, इट इज कॉल्ड यूक्रोमैटिन, एंड दैट इज अ रेप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द रेप्लिकेशनली एक्टिव साइट। और जहाँ पे डार्क स्टेन लेता है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन, एंड वो रेप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनएक्टिव होता है। क्लियर। अब आते हैं इस डेंस लाइक स्ट्रक्चर पे, कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज जस्ट वेयर द न्यूक्लियोप्लाज्म इज बिकमिंग वेरी डेंस, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द साइट वेयर राइबोसोम्स आर मेड। इसके अलावा इस न्यूक्लियोप्लाज्म में देयर आर एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, compaction, packaging of the genome, and pre-nucleotides which acts as the raw material for replication of DNA. Clear है? तो ये हो गया overview of the nucleus. Now let us look at it in detailed way. तो ये न्यूक्लियर एनवेलप का स्ट्रक्चर हम सामने से देखते हैं। So this is the outer membrane. This is the inner membrane. ये बीच बीच में पोर्स हैं, these are called the nuclear pores. न्यूक्लियर पोर्स फॉर्म कैसे होते हैं, these two membranes are fusing. Do you see? ये बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ आके ये फ्यूज हो जा रहे हैं, और जहाँ पे ही फ्यूज हो जा रहे हैं, they are forming the pores. अब ये दो मेम्ब्रेन के बीच कुछ तो जगह है, तो वहाँ कुछ तो है, रहना पड़ेगा, हवा तो है नहीं वहाँ। सो व्हाट इज देयर, दिस स्पेस इज कॉल्ड व्हाट, द इंटरस्पेस। द इंटरस्पेस इज कॉल्ड द
perinuclear space, and it is also filled with the fluid, semi-fluid matrix like nucleoplasm. Okay, so this is the clear. अब ये जो और ये जो पोर्स है, दीज पोर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. ये जैसे है, दिस इज अ सिंपल पोर. ये एक चैनल टाइप है, दिस इज एन एन्यूलेटेड पोर. यहाँ पे डेंस इलेक्ट्रॉनिक प्लग है, सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन प्लग पोर. दिस पोर इज विद अ सेप्टा. ये कुछ बैरियर टाइप का ही काम करता है. सो न्यूक्लियर पोर कैन बी फर्दर ऑफ 4 टाइप्स. ओके, मैं लिख देती हूँ. बुक में तो है नहीं, बट जानने में क्या जाता है. और आउटर सरफेस इज नेवर स्मूथ, क्योंकि वहाँ राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, बट इनर सरफेस इज ऑलवेज स्मूथ. और ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, इट बिकम्स कंटिन्यूअस विद द ईआर, जहाँ पे भी ईआर मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ हो. ओके, तो अब हमने सेंट्रल ऑफिस, हेड ऑफिस का पेरिफेरी या सिक्योरिटी रिंग कैसा होता है देख लिया. अब न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हम क्रोमैटिन को देखने वाले हैं. तो क्रोमैटिड्स दे रिप्रेजेंट व्हाट? दे रिप्रेजेंट द जीनोम. ये हमारा जेनेटिक एल्बम है. हम कैसे दिखेंगे, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी हाइट, हमारा मेटाबॉलिज्म. ओके, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस. ये है असली कंट्रोलर, द CEO ऑफ द सेल. ओके, तो लेट अस लुक इनटू व्हाट अ क्रोमैटिन इज. फॉर दैट दिस हैज टू गो. So this is the chromatin. What is this? This is made up of DNA and this represents the genome. ये अभी compacted form में नहीं, बिल्कुल फैले हुए हैं, tangled है, right? So this is chromatin. और सारे के सारे chromatin को अगर एक साथ मिला दे, the sum total is what? The genome. It is nothing but our genetic makeup. Everything is what? Made up of DNA. क्लियर है. अब यही जब समेट के अगर हम पूरा एक जीनोम का लेंथ देखें तो क्या, जैसे फॉर ह्यूमन सेल इट कम्स टू अराउंड 2 meters इन अ सेल विच इज इवन इनविजिबल टू आई. 6 micrometer के अंदर वो समा जाता है, राइट? कैसे समाता है? तो थिंक, ये जो हम ये बीड्स को जो न्यूक्लियर बोल रहे हैं, इट इज़ लाइक यू नो, आपने काइट फ्लाई किया है. काइट फ्लाई में वो थ्रेड को क्या है, थ्रेड बहुत लंबा होता है पर उसको ऐसे लपेट देते हैं अराउंड समथिंग, राइट? तो ये क्रोमैटिन्स भी इतने लंबे होते हैं. हाउ विल यू मेक इट कॉम्पैक्ट इवन इन द, हाउ विल यू नॉट मेक इट कॉम्पैक्ट, हाउ विल यू मेक इट शॉर्ट, फिट विद इन द न्यूक्लियस. इसीलिए बीच बीच पे ये बिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो व्हाट हैपेंस, ये DNA आ रहा है एंड हियर इट गेट्स सुपर कॉइल्ड. बहुत सारे से पेच ले लिए, तो जो इतना लंबा होना था वो अब इतना लंबा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. फिर इट कम्स हियर, फिर यू खूब सारे से कॉइल्स एंड दिस इज हाउ इट गोज. दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स. और यही ये बिड लाइक स्ट्रक्चर देता है. तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन? सेल डिवीजन से पहले ये सारे के सारे रेप्लिकेट करते थे, इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड दे अंडरगो कंपैक्शन. तो कंपैक्टेड फॉर्म में ये कैसे दिखेंगे? लाइक अभी ये कैसे हैं? दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA. आफ्टर compaction they form a chromosome with a centromere at center. अब ये क्या है? ये दिस इज वन सिंगल आर्म, इसको क्रोमैटिड बोला जाता है. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ वन सिंगल
सिंगल क्रोमोसोम विदाउट स्लैश बिफोर रेप्लिकेशन। अब जब इनमें रेप्लिकेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये अपना एक कॉपी बना लेता है, या यू कैन से पापा ने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली, पर पापा ने अपने ही बैंक अकाउंट में उस पैसे को रखा हुआ है। सो दे बोथ आर हेल्ड बाय द सिंगल कंस्ट्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रोमेयर। ये जो डायग्राम हम देखते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ वन सिंगल रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, या आफ्टर रेप्लिकेशन जो अभी तक स्प्लिट हुआ नहीं है। जब सेल डिवीजन होगा तब ये दोनों अलग हो जाएंगे। क्लियर है? इज द कंफ्यूजन क्लियर कि हमेशा दो आर्म्स दिखते हैं, दो क्रोमैटिड्स दिखते हैं, सिंगल क्रोमैटिड, डबल क्रोमैटिड क्या है? सो एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में देयर आर ऑलवेज टू क्रोमैटिड्स। क्लियर? और ये क्रोमैटिड हो गया, this entire thing is one chromatid, this entire thing is another chromatid. So in a replicated chromosome again two chromatids, yeah, two arms, and in a non-replicated one single chromatid, single centromere, sorry. Okay, इसके अंदर ये DNA जो अब तक ऐसा फैला हुआ था, इसके अंदर DNA कैसा होगा, कैसा दिखेगा? राइट, डीएनए अब सामने से इफ यू वॉच, दिस इज द अंदर डीएनए ऐसा सुपर कॉइल्ड है, और इसी में सारे के सारे हमारे जीन्स हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर? ये हो गया हमारा जीनोम। अब लास्ट जो बचता है दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? तो ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है विच इज एक्चुअली नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली। वहीं पे न्यूक्लियोप्लाज्म जाके और डेंस हो जाता है। सो व्हाट इज द न्यूक्लियोलस? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर विच इज द प्राइमरी साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो ये न्यूक्लियोलस क्या क्या करता है? इट इज द प्राइमरी साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, इट मेक्स द कंपोनेंट्स फॉर राइबोसोम, प्लीज कीप इट इन माइंड, या यूनिट्स यू कैन से ऑफ राइबोसोम। व्हाई? बिकॉज ये यूनिट्स को बनाता है, वो एक एक यूनिट बाहर आ जाता है, बाहर आके साइटोप्लाज्म में व्हेन नीडेड तब वो जाके असेंबल होता है। ओके, and this is also the site for storage of ribonucleoproteins. वो प्रोटीन्स बनता तो साइटोप्लाज्म में है, but through the pores they go in and they are stored here. Okay, so store ribonucleoprotein. क्लियर है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है it contains everything plus enzymes required for replication, free nucleotides and other ribonucleoproteins. So with this we are done mota moti with the structure of a nucleus. अब हम एक compacted chromosome के structure में क्या क्या हो सकता है, क्या है, depending on the location of this centromere देखते हैं। Okay? And an important thing about nucleolus is कि उनका number is not necessarily going to be 1 per nucleus. Okay, it can be more than 1 to 4 हो सकता है per nucleus, and that depends on कि वो cell कितना actively it requires the synthesis of protein. Because ये ribosomes बनाएगा, ये RNA बनाएगा, वो cytoplasm में बाहर आएगा। Okay, तब तो जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइट? तो एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल्स एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स में न्यूक्लियोलस ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 1 in a nucleus. Now depending upon the position of the centromere,
क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। मेटासेंट्रिक, बिल्कुल सेंटर पे द कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर। और इस तरफ जो है आई हैव रिटन कि एनाफेज में जब स्पिंडल फाइबर्स उन्हें पकड़ के खींचते हैं तब हाउ डू दे लुक लाइक। ओके, तो जैसे ये मेटाफिजिक प्लेट में है, ये एक यहाँ है, एक यहाँ। अब जब स्पिंडल फाइबर्स पकड़ के खींचते हैं इसको, इट विल लुक लाइक अ वी। ओके, सिमिलरली सब मेटासेंट्रिक, इट इज लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, दे विल लुक लाइक एल, कुछ ऐसा होगा। ओके, एक्रोसेंट्रिक वेरी क्लोज टू वन एंड, तो यूं कुछ हो जाएगा, जे जैसा दिखेगा। टीलोसेंट्रिक, यहाँ पे तो दोनों के दोनों ऐसे ही होंगे, बिल्कुल एंड पे ही, सो दे विल लुक लाइक एन आई, ये ऐसा आई। ओके, नाउ दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम। अब किसी किसी क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी दिखाई देता है। ये तो प्राइमरी वाला था, राइट, प्राइमरी सेंट्रोमेयर। इसको सेंट्रोमेयर नहीं बोलते, इसको सैटेलाइट बोलते हैं। दिस इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, at the end this does not stain properly, this is called satellite या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोला जाता है, NOR। और न्यूक्लियस में जब क्रोमैटिन्स यूँ फैले फैले से रहते हैं ना, न्यूक्लियोलस ज़्यादातर देखा गया है कि दे आर वेरी क्लोज टू दिस सैटेलाइट रीजन, ये क्रोमोसोम के सैटेलाइट वाले रीजन में होंगे। ओके, क्लियर है। और ये न्यूक्लियोलस जो है, दिस न्यूक्लियोलस, रिमेंबर वन थिंग, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट डिसअसेंबल्स, देन इट अगेन रीअसेंबल्स। कौन से वाले स्टेज में डिसअसेंबल हो जाता है? इन प्रोफेज। और टीलोफेज आते आते ये वापस रिफॉर्म हो जाता है। ओके, so with this we are done with everything that was given in nucleus. Now tell me students, are you having any confusion between chromatin क्या है, chromosome क्या है, genome क्या है, gene क्या है? अगर नहीं है तो very good, अगर है तो भी there is nothing to worry about, let me write it for you. Okay, so now I have written for you the difference between genome, chromatin, chromosome, chromatid, gene. I hope इसके बाद confusion नहीं होगा। जीनोम मतलब क्या? द एंटायर जेनेटिक कंटेंट विद इन अ न्यूक्लियस, बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द क्रोमैटिन्स या ऑल द क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन क्या? लूज इंटरफेस वाला मटेरियल, जब वो फैला हुआ होता है उसको क्रोमैटिन बोलते हैं, एन। क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट डिवीजन टाइम, वही जब कॉम्पैक्ट हो जाता है, विश्राम से सावधान पोजीशन पे आ जाता है। ओके, इंटरफेस पे विश्राम, डिवीजन पे सावधान। अब उसी सावधान वाले पोजीशन के आर्म्स हो जाते हैं, राइट, तो इस आर्म को क्रोमैटिड बोला जाता है। सो दीज टू आर व्हाट? दीज टू आर डिवीजन टाइम फॉर्म। और जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये जो भी बोल रहे इट इज नथिंग बट, है तो ये डीएनए का ही स्ट्रक्चर, लंबे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसी के पार्ट में चाहे किसी भी फॉर्म में रहे, सेगमेंट ऑफ डीएनए, इंक क्यों खत्म हो जाता है इतना जल्दी? ये सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नथिंग बट जीन। इज द कंफ्यूजन क्लियर? इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। सो फॉर दोज हु हैव नॉट येट लाइक द वीडियो, प्लीज, you know how algorithm of YouTube works, right? I need some interaction from you so that this channel can reach out to more people. And at the beginning of this video I had asked you, या तो फिर जब न्यूक्लियस पढ़ा रही थी, at the beginning I had asked कि विदाउट न्यूक्लियस, हेड ऑफिस के बगैर क्या कोई ऑफिस सरवाइव कर सकता है? टीचर के बगैर क्या क्लास चल सकता है? See, there are many cells in our body such as the RBC, okay? They are cells, but उनमें न्यूक्लियस है नहीं, तो how are they surviving? Now for RBC होता क्या है? The sole purpose of RBC is to
कैरी ऑक्सीजन, और वो सारे के सारे जितना हो सके ऑर्गेनेल्स अपने अंदर से हटा देते हैं. दे कम प्री पैक्ड विथ, व्हेनेवर RBC इज बीइंग फॉर्म्ड, इट इज़ कमिंग प्री पैक्ड विथ न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग, वो स्टॉक पाइल अप करके. एंड इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, कि ये बगैर न्यूक्लियस के ये और जो इस पे मटीरियल है ऑलमोस्ट अप टू 120 डेज तक ही ये सर्वाइव कर पाएगा. इसीलिए ऐसे सेल्स में रीजेनरेशन, रीफॉर्मेशन ऑफ सच सेल्स आर वेरी हाई. क्लियर है? सो हाउ कैन अ सेल फंक्शन विदाउट न्यूक्लियस? इन केस ऑफ RBC में हमने देखा एज एन एग्जाम्पल. सो सेल्स विदाउट न्यूक्लियस दे कम प्री पैक्ड विथ प्रोटीन्स and other machineries that are required for that lifespan, और उनका लाइफ स्पैन indefinite नहीं होता, they come with a shorter या fixed lifespan. अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की, नर्व्स, क्योंकि हम नर्व्स भी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कहीं पे न्यूक्लियस है कहीं पे नहीं है, हमने सेल थ्योरी पढ़ा है, बट वी नेवर कनेक्ट द डॉट्स, राइट? तो न्यूक्लियस तो उसमें होता है, फिर भी वो डिवाइड क्यों नहीं करता? क्योंकि उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते. ओके, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा नहीं, अलग से वो खींच के डिवाइड नहीं कर पाएंगे. नाउ लेट अस कम टू हार्ट सेल्स. हार्ट सेल्स में तो सब कुछ होता है. आई नो ये हार्ट सेल वाला क्वेश्चन इज जस्ट एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे रही हूँ, शायद आगे चल के काम आ जाए व्हेन यू आर डूइंग दिस सर्कुलेशन वाला चैप्टर. हार्ट सेल्स में होता क्या है? हार्ट सेल्स में ईच एंड एवरी सेल हैज़ टू बी वेरी कोऑर्डिनेटेड फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. अब उनमें अगर सेल साइकिल और सेल डिवीजन डाल दिया जाए, एक नया सेल, जैसे एक सेल, जैसे ये पांचों सेल्स है, इट इज़ वेरी सिंक्रोनाइज, दे आर ऑल द टाइम मूविंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, हार्ट इज़ बीटिंग. अब बीच में से एक को अगर डिवीजन में डाल दिया जाए, तो नया सेल जब होगा उस बीच में दिस फ्लो बिकम्स interrupted, right? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल वाला ट्रांसमिशन. दैट इज वाई हार्ट सेल्स इन आवर बॉडी आर स्पेशली डिजाइंड कि आफ्टर मेच्योरेशन दे नेवर डिवाइड. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेल, राइट? तो इस वीडियो को कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Take care of yourself, and very soon I'll be coming out with a video of the next chapter. Bye.